हाँ जी, देखिए कल हमने देखा था कि रजवाड़ों का विलय भारत के अंतर्गत किस प्रकार किया गया और उन रजवाड़ों के विलय पर सरकार का नजरिया क्या था। और उनमें हमने जो प्रमुख रजवाड़ों के नाम देखे, हैदराबाद और मणिपुर। हमने देखा रजवाड़े किसे कहते थे कि जो क्षेत्र सीधा राजाओं के अधीन होता था वह रजवाड़े कहलाए, और जो प्रांत उस समय सीधे अंग्रेजों के अधीन होते थे वो ब्रिटिश भारत कहलाया। अब आगे हम बात करते हैं कि उन रजवाड़ों के सामने सरकार का नजरिया क्या था। सरकार ने सोचा कि उन सभी रजवाड़ों को उनकी स्वायत्तता दी जाए कि वह अपनी इच्छा से भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। बाद में हमने यह भी देखा कि अधिकांश रजवाड़े भारत के अंतर्गत शामिल होना चाहते थे और कुछ एक रजवाड़े ऐसे थे जो उस समय पाकिस्तान प्रांत में शामिल होना चाहते थे। हमने देखा पाकिस्तान में शामिल होने वाले रजवाड़ों के नाम भी देखे। एक नंबर पे हमने देखा जूनागढ़, 2 नंबर पे जम्मू कश्मीर, 3 नंबर पे हैदराबाद और 4 नंबर मणिपुर। इनमें से सबसे प्रमुख रजवाड़े की हम बात करें तो हैदराबाद और मणिपुर हमारे सामने थे। हैदराबाद और मणिपुर की बात करें, हैदराबाद का प्रमुख शासक उस समय जो सबसे अमीर व्यक्ति होते थे वहां के, उसको हम कहते थे निजाम। निजाम ने उस समय वहां के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, यानी दमनकारी नीतियां लगाना शुरू कर दी थी। आज हम हैदराबाद की बात करें, जो प्राचीन हैदराबाद उस समय जो रजवाड़ा था वो आज की हम बात करें महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश। आज का महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश सारा इलाका प्राचीन हैदराबाद कहलाता था। उस हैदराबाद की बात करें तो वहां के लोगों पर, जो वहां का शासक निजाम था, उसने वहां के लोगों पर दमनकारी नीतियां करना शुरू कर दी। तो उस समय तेलंगाना के जो लोग थे, तेलंगाना के किसान और वहां की महिलाओं ने निजाम के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। जैसे आंदोलन उग्र हुआ तो जब निजाम को इस बात का पता चला कि यहाँ के लोगों ने और किसानों और महिलाओं ने मिलकर हमारे खिलाफ आंदोलन कर दिया है, तो निजाम ने अपना एक अर्धसैनिक बल भेजा, और जिसको रजाकार कहा जाता है। निजाम ने जो अर्धसैनिक बल भेजा था उसको रजाकार कहा जाता है। उस रजाकार ने जाकर वहां के किसानों और महिलाओं का दमन करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय पश्चात ऐसा हुआ कि निजाम को सरकार के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा, और इसके देखते हमें हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया। अब हम बात करें मणिपुर की। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के उस समय शासक थे, राजतंत्र जो वहां पर था उस समय राजा थे बोध चंद्र सेन। उनको भारतीय संघ में शामिल करने के लिए मना तो लिया गया कि भाई आप भारत संघ में शामिल हो जाओ। उन्होंने हाँ भी भर दिया, उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए। लेकिन वहां पर जनमत के दबाव में आकर 1948 में चुनाव करवाए गए, जिसके अंतर्गत फिर से राजतंत्र कायम किया गया। यदि हम बात करें भारतीय इतिहास के चुनाव के अंतर्गत, सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से चुनाव होने वाला क्षेत्र था मणिपुर, जिसके अंतर्गत जनमत के दबाव में आकर 1948 में चुनाव करवाए गए। यह हमने कल तक का देखा लास्ट में कि मणिपुर के अंतर्गत क्या कौन सी घटना हुई या हैदराबाद के अंतर्गत कौन सी घटना हुई। आज हम देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन। आज हमारा टॉपिक रहेगा राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों के पुनर्गठन की हम बात करें तो राज्यों को उनकी सीमाओं के साथ निर्धारित करना और उनकी सबकी सीमाएं तय करना ही उनका पुनर्गठन कहलाएगा। हम बात करते हैं ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की यदि हम बात करें तो उन्होंने अपने हिसाब से जिन राज्यों पर अंग्रेजों का अधिकार था वो तो भारत क्षेत्र कहलाया, और रजवाड़ों के खुद के अपने इलाके होते थे जिसके अंतर्गत वो सीमित रहता था कि यहां तक इस रजवाड़े का क्षेत्र है। यदि हम बात करें कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार किया गया था, तो राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषाई आधार बनाया गया। हम बात करते हैं राज्यों के पुनर्गठन की। इसके अंतर्गत सबसे पहले 1920 के अंतर्गत नागपुर अधिवेशन, 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ, और नागपुर अधिवेशन के अंतर्गत राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषाई रखा गया कि राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाएगा वह भाषाई आधार पर किया जाएगा। किस अधिवेशन के द्वारा? नागपुर अधिवेशन 1920 के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन का आधार होगा भाषाई आधार, कि इनका जो गठन किया जाएगा राज्यों का वह भाषा के आधार पर किया जाएगा। क्योंकि उस समय भारत क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा के लोग रहते थे, उन सभी का एक जगह निर्धारण करना या उनकी सभी की सीमाएं तय करना बहुत आवश्यक था। हम बात करते हैं कि भारत एक विविधताओं वाला देश है।
हमने देखा कि ये नहीं कि हमने रजवाड़ों का विलय कर लिया तो हमारे सामने सारी परेशानियां खत्म हो गई, नहीं। अब हम बात करते हैं कि भारत विविधताओं वाला देश होने के कारण हमें राज्यों का पुनर्गठन करना आवश्यक हो गया, और राज्यों की पुनर्गठन के लिए हमें 1920 के नागपुर अधिवेशन में यह तय किया गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाए। अब हम बात करते हैं कि ऐसे में कुछ भारतीय नेता ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि आप ये जो भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन कर रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी कि यदि आप राज्यों का पुनर्गठन करने के जिससे देश का नुकसान भी हो सकता है, देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। यदि आपने राज्यों के पुनर्गठन की ओर ध्यान दिया तो हमारे देश के हालात सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बिगड़ सकते हैं। लेकिन देश की जो केंद्रीय सरकार थी, जो कांग्रेस सरकार थी, उसका पूरा का पूरा ध्यान राज्यों का पुनर्गठन की ओर था। और हम बात करें कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की 1920 का जो अधिवेशन हुआ, उसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन स्वीकार भी कर लिया गया। अब हम बात करते हैं इसी आधार पर सबसे पहले विरोध हुआ था तेलंगाना में। तेलंगाना की हम बात करें तो यह आंध्र प्रदेश ही देश था, और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत भाषा के आधार पर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि हमें हमारा एक अलग से राज्य बना दिया जाए। सरकार की इनको मांग की पूरी नहीं की। इस प्रकार आंध्र प्रदेश के एक प्रमुख नेता थे जिनका नाम है पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु ने यहां पर आंदोलन करना शुरू कर दिया, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर नया राज्य गठित करने के प्रयास में थे। पोट्टी श्रीरामुलु ने भूख हड़ताल शुरू कर दी और 56 दिनों के बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी मृत्यु हो जाती है? पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो जाती है। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु होने के बाद में यहां पर आंध्र प्रदेश में दंगे फसाद होना शुरू हो गए, लोग सड़कों पर उतर आए। इसके बाद में हमने देखा कि वहां की पुलिसों ने उन लोगों को रोकने के लिए उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दी, जिसके अंतर्गत कई लोग घायल भी हुए और कई लोग मारे भी जाते हैं। अब हम बात करते हैं दबाव में आकर इस समय सरकार ने 1952 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य बना दिया। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। 1952 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को सबसे पहले नया राज्य बनाया गया था। यदि हम बात करें कि ये किस प्रकार बनाया गया, क्योंकि यहाँ के जो प्रमुख नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु, उन्होंने भूख हड़ताल की और 56 दिनों के बाद उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, जिसके अंतर्गत वहां पर लोग दंगे फसाद करना, सांप्रदायिकता फैलाना शुरू कर देते, और उसके दबाव में आकर सन 1952 में आंध्र प्रदेश को नया राज्य का रूप दे दिया जाता है। इसका प्रमुख आधार था भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश को नया राज्य बनाया जाता है। अब हम बात करें आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित होने के बाद दूसरे राज्यों ने भी भाषाई आधार पर गठन करने की मांग शुरू कर दी, और उन दूसरे राज्यों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। किसके की? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया गया। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसके तहत राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा भाषा के आधार पे। क्योंकि हमने पहले देखा था कि 1920 के अंतर्गत नागपुर अधिवेशन में यह बात तय हो गई थी कि जो राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा उसका आधार भाषा के द्वारा रखा जाएगा। और हमने देखा कि सबसे पहले 1952 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था, और उसके बाद में दूसरे राज्यों ने जब मांग की कि हमारे को भी यहाँ भाषा के आधार पर नया राज्य बना दिया जाए, तो उस समय सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया 1953 में, और उसमें एक रिपोर्ट जारी हुई जिसके तहत 1956 में एक अधिनियम पारित हुआ। 1956 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और इस अधिनियम के द्वारा भारत के अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्थान दिया गया। इसके आधार पर हम बात करें
अलग से जो राज्य बने थे, बाद में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1952 में, और दूसरे राज्यों की मांग पर भारत देश ने एक आयोग बनाया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में, और इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके द्वारा 1956 में एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, जिसके अनुसार भारत देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्थान दिया गया। इसके बाद हमने देखा 1960 के अंतर्गत हम बात करते हैं। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात नाम के 2 राज्य और गठित किए गए, महाराष्ट्र और गुजरात। क्योंकि महाराष्ट्र के अंतर्गत उस समय द्विभाषाई लोग रहते थे, जो मराठी भी बोलते थे और गुजराती भी बोलते थे, इसलिए उनको अपनी भाषा के आधार पर विभाजित किया गया, जिसके अंतर्गत 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात नाम के 2 अलग अलग राज्य भी बना दिए गए थे। इसी के साथ हम बात करते, कई राज्य ऐसे थे उस समय भारत में जिनको भाषाई आधार पर अलग किया गया था, जिनकी सूची हम बाद में देखेंगे। अगले चैप्टर की अब हम बात करेंगे, या आज ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया पूरा। हमने इसको 4 चरणों में पढ़ा है। पहला चरण हमारा था आजाद भारत की प्रमुख चुनौतियां, दूसरा चरण हमारा था विभाजन की प्रक्रिया और परिणाम, तीसरे चरण में हमने देखा रजवाड़ों का विलय, और जो हमारा आज अंतिम पार्ट है इस चैप्टर का वो है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों के पुनर्गठन के साथ ये जो पॉलिटिकल साइंस का अपना चैप्टर चल रहा है ये आज कंप्लीट हो गया है, और हम अगले वीडियो में चलेंगे चैप्टर नंबर 2 की ओर, जो हम बात करेंगे जो देश के सामने जो दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र, उस पर आधारित होगा दूसरा चैप्टर। और हम देखते हैं कि हमने ये चैप्टर नंबर 1 कर लिया, 2nd चैप्टर की ओर हम बढ़ जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि आगामी दिनों में आपका पेपर आने वाला है, जो अर्धवार्षिक परीक्षा, तो हमारा प्रयास रहेगा जितने भी चैप्टर हो सकते हैं, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर आपको करा दे, लेकिन वार्षिक परीक्षा तक हमारा टारगेट होगा कि आपको पूरा कोर्स ऑनलाइन स्टडी के द्वारा आपके पास भेज दिया जाए, जिससे आपके पास में सरलता से सुगमता से आप अध्ययन कर सको। आपको कोई भी परेशानी आए तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो मैं उसको दोबारा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि आप तक सारा का सारा कोर्स और मोबाइल के माध्यम से आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाकर दे सकते हो, और हमारे YouTube चैनल का नाम है डिजिटल एजुकेशन।